दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी बीमारी का इलाज। इस बार बात करेंगे ऐसी बीमारी की जिसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती है, और इसी के लिए हर साल वर्ल्ड नो टबैको डे पर फर्स्ट इंडिया अपनी मुहिम लेकर आता है, तंबाकू भारत छोड़ो। और इसी साल भी ये मुहिम जारी रहेगी, जिससे कि जितने भी लोग जो कि तंबाकू का सेवन करते हैं वो तंबाकू छोड़ सकें। दर्शकों, दुनिया भर में हर साल तंबाकू की वजह से 50 लाख लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। पहले आप तंबाकू खाते हैं, फिर तंबाकू आपको खा जाता है और ये तंबाकू कैंसर के रूप में भयानक बीमारी बन जाता है। आज गले के कैंसर की बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर असीम समर, जो कि कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो दोस्तों, आपका भी कोई सवाल है कैंसर से संबंधित जिसका कि आप समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज हम कैंसर पर बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, खासतौर पर गले के कैंसर पर। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, गले का कैंसर होता क्या है? बेसिकली गले का कैंसर का मुख्य कारण जो है वो च्यूएबल टोबैको है, जो तंबाकू चबाने की आदत है। क्योंकि जो गले की जो अंदर की झिल्ली है, मुंह के अंदर, गले के अंदर, वो सब कांटेक्ट तंबाकू चबाने से कांटेक्ट में आती है और उसके हानिकारक असर की वजह से, क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से वहाँ पे कैंसर पैदा हो सकता है। तो जो तंबाकू आप यहाँ रखते हैं, होठ के नीचे दबाते हैं या खाते हैं, चबाते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन होती है और वो वहाँ पे कुछ सेल्स ऐसा गड़बड़ उसका जेनेटिक सिस्टम हो जाता है कि वो अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करती है, वो ज़्यादा ग्रो करती है और एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। तो बेसिकली तंबाकू चबाना, सुपारी चबाना, इसकी वजह से ऐसा होता है, और सिगरेट स्मोकिंग से भी ये चीज़ हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि गले का कैंसर होता क्या है, लेकिन आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा संभावना होती है गले का कैंसर होने की? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तंबाकू चबाना, तंबाकू के साथ पान जर्दा, पान मसाला, सुपारी और सिगरेट स्मोकिंग, इन सब की वजह से ही गले का, होठ का, गाल का और फूड पाइप का, इन सब का कैंसर हो सकता है। जी डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि क्या होता है, सामान्य जो व्यक्ति होता है वो समझ नहीं पाता कि उसे कैंसर हुआ है गले का और या फिर नहीं हुआ। तो इन परिस्थितियों में कौन से वो लक्षण होंगे जिन्हें जानकर व्यक्ति आसानी से पता लगा सकता है कि उन्हें गले का कैंसर हो रहा है? एक्चुअली बेसिकली सारा जो ओरल कैविटी का सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि हम आराम से पदार्थ को चबा सके, खा सके और निगल सके। लेकिन जब हम बार बार तंबाकू खाते हैं, कोई भी व्यक्ति तंबाकू खाता है, सुपारी खाता है, तो वो जो बैरियर सिस्टम है वो ब्रीच हो जाता है। जैसे किसी को कोई कंप्लेन करता है, साहब हमको अल्सर हो गया है, अल्सर हील अप नहीं हो रहा है, जिबान पे कुछ हमें बहुत तीखा लगता है, जिबान पे अल्सर हो गया है, हील नहीं हो रहा है। तो जो क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, या कुछ सफ़ेद सफ़ेद दाग बन जाते हैं जिसको वाइट पेच बोलते हैं, या कभी लाल हो जाते हैं, या कभी कुछ स्वेलिंग हो सकती है, जैसे गांठ जैसा बन जाता है, ये सारे कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हैं। लेकिन बाद में जाकर उनसे, जैसे टंग का मूवमेंट कम हो गया तो पेशेंट को चबाने में तकलीफ होती है, या जैसे उसको तालू के ऊपर गांठ होगी तो उसको बोलने के अंदर तकलीफ हो जाएगी, खाना निगलने में तकलीफ हो जाएगी, और कभी कभी आवाज़ भी बदल जाती है। तो ये सारे लक्षण हैं मुंह और गले के कैंसर के, जो तंबाकू जनित या तंबाकू की वजह से होते हैं बेसिकली। तो दर्शकों, इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको भी दिखता है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, आपने लक्षण तो बता दिया, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें, लेकिन गले के कैंसर को डायग्नोस किस तरह किया जा सकता है वो जानना चाहूँगा आपसे। जो मैंने आपको अभी लक्षण बताया अर्पित, उसमें अगर वो पेशेंट हमारे पास आता है कि साहब ये मेरा जो घाव है ये 2 महीना 3 महीना नहीं भर रहा है, या किसी फैमिली फिजिशियन के पास जाता है, वो उसको जनरली मल्टीविटामिन वगैरह लिख के देते हैं, लेकिन होता ये है कि उसकी वजह से वो हील नहीं होगा अगर उसके अंदर कुछ कार्सिनोजेनिक प्रोसेस चालू हो रखा है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि पेशेंट का हिस्ट्री है कि महीना 1.5 महीने से घाव नहीं भर रहा है, वाइट पेच बना हुआ है, तो द सिंपलेस्ट थिंग इज टू डू द बायोप्सी, उसका टुकड़ा निकाल के जांच करना, उसका हिस्टोपैथोलॉजी चेक करते हैं और उसके अंदर जनरली कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कभी कभी किसी को यहाँ पे गले में कुछ छोटा गांठ सा हो जाता है तो उसको सुई द्वारा भी जांच किया जा सकता है।
और कंफर्मेटरी पता चल जाता है। और बात की जो टेस्ट है जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई, उसकी बेसिकली स्टेजिंग और एक्सटेंट को जानने के लिए होती है कि कितना फैला हुआ है, इसका आगे क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जिया जी हैं जयपुर से। जिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर, ये पूछना चाहती हूँ कि तंबाकू ज़्यादा हार्मफुल होता है या फिर सिगरेट? एक्चुअली दोनों ही हार्मफुल है। सपोज कोई पेशेंट तंबाकू खाता और उसको उसकी वजह से कैंसर हो गया है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि सिगरेट ज़्यादा हार्मफुल थी। और जो अगर कोई सिगरेट पीता है और उसको उसकी वजह से बाई चांस कैंसर हो गया, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि तंबाकू ज़्यादा था या सिगरेट ज़्यादा थी। दोनों ही पदार्थ हार्मफुल है और दोनों के अंदर कैंसर पैदा करने की असीम क्षमता होती है। तो दोनों ही चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और स्मोकिंग का तो ऐसा है कि वो न केवल पीने से जो खुद सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है उसको ही नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इन दैट वे यू कैन से कि सिगरेट स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल देन द टोबैको चेविंग। बट आज जो कर रहा है उसके लिए तो दोनों ही बराबर नुकसानदायक। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी जिया जी ने कंपैरिजन किया, तंबाकू हानिकारक है और या फिर सिगरेट पीना हानिकारक है। वैसे हानिकारक तो दोनों हैं, आपने ये भी बताया। आपसे जानना चाहूंगा, जो सेकंड स्मोकर्स होते हैं या पैसिव स्मोकर, जी पैसिव स्मोकर्स भी कहते हैं जिन्हें, तो उनके लिए कितना बड़ा खतरा है ये? उनके लिए भी खतरा है। एक्चुअली 1980s में एक जापानीज स्टडी हुई थी, जिसके बाद ये पता लगा कि जो जापान में जो लोग जिनके पति लोग स्मोक करते थे घर के अंदर, और उस जो स्मोकिंग के जो फ्यूम्स को जो फीमेल्स लेती थी, उनके अंदर सडनली देखा गया कि लंग कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब पहली बार ये पता लगा कि पैसिव स्मोकिंग भी बहुत नुकसान करती है। और करीब 10 से 12% फीमेल्स के अंदर जो लंग कैंसर होता है उसका जिम्मेदार ये स्मोकिंग का पैसिव स्मोकिंग होता है। और पैसिव स्मोकिंग फीमेल्स को, बच्चों को, सबको प्रभावित करती है। और दूसरी एक और बात भी ये है कि कोई आदमी अपने मजे के लिए काम कर रहा है और दूसरा उससे प्रभावित हो रहा है और वो भी जानलेवा बीमारी से, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के लिए सरकार ने कानून बनाया कि कोई भी जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं कर सकता, और कोई बसेस में, व्हीकल में, जो जहाँ पे आम पब्लिक आती है वहाँ पे स्मोक नहीं कर सकता। उसका बेसिक प्रीमाइस ही यही है। जी डॉक्टर साहब, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, असम से गौतम जी हैं। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब को एक बात पूछना था। हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब, ये मेरे दोस्त का मतलब आपका गले में उसको कुछ मतलब अटकता रहता है, बोलता है वो। हाँ, और आपका उसने कुछ दवाई भी अब तक लिया नहीं है। ये भी क्या कैंसर का लक्षण है? नहीं, एक बात बताइए, वो अटकता है, वो बचपन से अटक रहा है, अभी शुरू हुआ है? और अटकना आपका ये महीना भर का है। हाँ, अटक रहा मतलब उसकी आवाज़ में परिवर्तन हुआ, तो हो सकता है कि उसको ऐसा कैंसर का लक्षण हो। और खास करके अगर उसका कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे वो पहले से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चेलम कुछ ऐसा पीता है, खाता है, तो उसके अंदर संभावना है। और इसका बहुत अच्छी तरह से जांच किया जा सकता है, और अगर कोई ऐसी बात है तो उसका इलाज भी हो सकता है डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, हम तंबाकू के बारे में चर्चा कर रहे थे कि लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जिससे कि गले का कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है उनमें। तो डॉक्टर साहब, कैसे छोड़ी जा सकती है इस आदत को? हाँ, इसका मैं जवाब दो बात में देता हूँ कि जैसे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं गले के कैंसर के ऊपर, लेकिन तंबाकू खाने से तो ये ओरल कैविटी के और गले के कैंसर, जीभ के कैंसर होते हैं। लेकिन जो सिगरेट स्मोकिंग है, जिसका मेजर कंटेंट आपका निकोटीन और तंबाकू ही होता है, उसकी वजह से न केवल मुंह के, गले के, बल्कि बॉडी के अन्य पार्ट के भी कैंसर हो जाते हैं। जैसे अभी स्मोकिंग से आप लेंगे तो फूड पाइप का कैंसर होता है, जो खाने की नली है, और ट्रेकिया का या सांस की नली का है, फेफड़ों का कैंसर है, पेशाब की थैली का कैंसर है, यूरेटर पेशाब की नलियों का कैंसर है, पेंक्रियास का कैंसर है ना। फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। ये सारे कैंसर भी उससे रिलेटेड हैं। लेकिन पब्लिक में ऐसा होता है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं और मुंह से धुआं ले रहे हैं तो लंग्स का कैंसर ही होगा। ऐसा नहीं है, वही जो धुआं है वही ब्लड के जरिए शरीर के सारे अंगों तक पहुंचता है और अपना हानिकारक प्रभाव डालता है। तो उसके अंदर जो कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक सिगरेट के अंदर 7000 तरह के केमिकल्स होते हैं, जो गैस की फॉर्म में होते हैं, और उसके अंदर 70 ऐसे पदार्थ हैं या केमिकल उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये कैंसर कर सकते हैं। तो अब इतनी मतलब रिस्की चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत जगह का कैंसर होने की संभावना होती है। डॉक्टर साहब, अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सिरसा से राम कुमार जी हैं। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे कैंसर को इलाज चल रही, मैं केमो इलाज की और ये इलाज गया सर शेख। और अभी खाने में बहुत तकलीफ है, खाई से पड़ी मतलब सूखी चीज सूखी, माँ जीभ सूखी रहे, बोलने में तकलीफ है। इलाज मैंने करवा लिया, 3 महीना ये दवाइयाँ चले। आप बताओ कि अभी साहब
एक बार वापस से थोड़ा रिपीट करेंगे, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं थी। हाँ जी। आप बताएंगे जरा क्या कह रहे थे, आपकी आवाज़ साफ नहीं थी। राम कुमार जी एक बार अपना सवाल दोबारा रिपीट कीजिए। हाँ जी, आवाज मेरी थोड़ी सी खराब हो रही है अभी। इलाज मैंने करवा रखा है, बीकानेर से इलाज चल रहा है मेरा। अच्छा, पहले से आपको कैंसर है, आपने इलाज करवाया, ये आप बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैंने ठीक है। हाँ, सेट भी लगवा लिया, 32 सेट ओके ओके, और केमो। ठीक है। अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। एक्चुअल में जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेडियोथेरेपी। इसको सेक बोला जाता है आम लैंग्वेज में। सेक के अंदर क्या होता है कि एक्सरेज, जो हाई एनर्जी एक्सरेज होती है, वो जो पार्ट में कैंसर उसके ऊपर वो थ्रो की जाती है ताकि कि उसकी एनर्जी से कैंसर के सेल डिस्ट्रॉय हो जाएं। लेकिन वो उस कैंसर सेल को तो डिस्ट्रॉय करते हैं, साथ साथ के अंदर जो अपने अंदर लार बनाने की सलाइवरी ग्लैंड्स है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके अंदर जैसे आम आदमी को जो गीलापन महसूस होता है मुंह के अंदर, वो नहीं होगा, उसका मुंह बहुत ड्राई रहेगा। और बोलने के लिए भी जो मुंह के अंदर मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, गीलापन होना ज़रूरी है। सूखा अगर मुंह रहेगा तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। लेकिन ये जो साइड इफेक्ट है रेडियोथेरेपी के, इन जनरल 6 से 8 महीने या 12 महीने के अंदर पूरी तरह से चले जाते हैं। और इसका एक सिंपल इलाज है कि आपको बार बार पानी पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पीना चाहिए। तो इससे आपका गला तर रहेगा, तो आवाज़ आने में और खाना निकलने में सब में आसानी होगी। जी डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। आप निकोटिन का जिक्र कर रहे थे कि निकोटिन भारी मात्रा में लेना काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है व्यक्ति के लिए, जो कि गले के कैंसर का कारण भी बन सकता है। तो डॉक्टर साहब, कितनी मात्रा होनी चाहिए निकोटिन की, अगर मैं बात करूँ खास तौर पर, जो व्यक्ति ले सकता है? एक्चुअली निकोटिन की मात्रा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप निकोटिन का प्रॉब्लम ये है कि वो आदमी के अंदर एडिक्शन क्रिएट कर देता है। जैसे सपोज, क्योंकि निकोटिन डॉक्टर साहब और भी बहुत सी चीज़ों में होता है। हाँ, उसी के लिए ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक्चुअली क्या है कि जब आदमी, ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ है कि आदमी अगर 6 दिन तक लगातार सिगरेट स्मोकिंग करता है तो 7वें दिन उसको अपने आप तलब हो जाती है या क्रेविंग हो जाती है। जी। तो निकोटिन का काम है ब्रेन को ऐसा एक्लमटाइज करता है कि वो अगली सिगरेट, अगला तंबाकू मांग ले। तो अभी हम ये तो नहीं कहेंगे कि निकोटिन कितना होना चाहिए, निकोटिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर निकोटिन होना चाहिए होता तो बॉडी के अंदर भगवान ने सिस्टम सेट किया होता है कि निकोटिन ऑलरेडी बनता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इस चीज़ का हम ये यूज़ कर सकते हैं कि जो आदमी जैसे सिगरेट पी रहा है उसके अंदर वो निकोटिन के लिए पी रहा है, तो आजकल मार्केट में ऐसा च्यूइंग गम्स और ऐसे पैचेस अवेलेबल हैं जो निकोटिन रिलीज करते हैं। तो उसका जो स्मोकिंग पार्ट है वो आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको निकोटिन की क्रेविंग हो रही है और आपने निकोटिन दे दिया। तो अब इसका फ़ायदा ये है, फ़ायदा मतलब एक तरह से जो आप एडिक्शन को छोड़ने का प्रोसेस है उसका फ़ायदा ये है कि स्मोक के अंदर तो मैंने आपको बताया कि 7000 केमिकल्स होते हैं और 70 तो ऐसे होते हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, उनमें से निकोटिन भी एक है। तो जो कैंसर क्रिएट करने वाले बाकी स्मोक के जो कंटेंट, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और केवल निकोटिन जाएगा। और धीरे धीरे आदमी को निकोटिन चबाने की भी आदत छोड़नी चाहिए क्योंकि, और इसको छोड़ना भी थोड़ा आसान इसलिए क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि सेम कंटेंट और सेम डोपामिन एक्सरसाइज से, जॉगिंग से, वॉकिंग से, सिंगिंग से, डांसिंग से रिलीज हो सकता है और आपको वही स्ट्रेंथ, वही फ्रेशनेस दे सकता है जो वो देता है, तो वो आप छोड़ सकते हैं। बस आपका एक मेंटल लुकआउट चेंज होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, इस तरह से। तो दोस्तों, अगर आपको भी कैंसर से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।